सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद है अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हॉस्टल लाइफ के आने के कारण हो नहीं पाया था यार, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करने में। उसका रीज़न ये था कि यार कॉलेज में आ चुका हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा। देखो, आज अपने पास चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर दो लिक्विड्स होते हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अंदर, देखो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम बोल सुनते हैं आज तक कि भाई 70% वाटर होता है, ठीक है, और बाकी हमारा सॉलिड मटेरियल है। तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं। पहला फ्लूइड है लिम्फ, ठीक है। दूसरा बॉडी फ्लूइड है हमारा ब्लड, जो सब जानते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड है, यानी दो फ्लूइड कैसे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दो फ्लूइड है, एक लिम्फ एक ब्लड, ये बॉडी में कैसे सर्कुलेट करते हैं, क्या काम है इनमें, क्या होता है, इन सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, कोई इजीली सब कुछ समझाऊंगा। क्या क्या बताया? फ्लूइड कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? एक अपने पास लिम्फ है, एक अपने पास क्या है? ब्लड है। ये दो अपने पास फ्लूइड होते हैं, ठीक है, कोई इसका डाउट नहीं। ये सबको पता है कि दो फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो, जो ब्लड है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने आज तक देखा है कि भाई ये तुमने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो इतना तो पता होगा कि जो हमारा ह्यूमंस है, हमारे पास है क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है? एक होता है ओपन सर्कुलेशन। हम लोग क्या है? क्लोज सर्कुलेशन। इन द सेंस कि देखो, कभी ब्लड निकालना होता है तो क्या करते हैं? वेन से या किसी वेसल से ब्लड निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल, ये मेरी वेन है, ठीक है, तो ब्लड यहाँ से निकालेंगे। जब किसी को ब्लड या आर्टरी से ही तो हम वेन से तो निकालते हैं हम ब्लड, है ना, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, ऐसा खुला पड़ा नहीं होता है, ठीक है, कि कहीं भी डालो इंजेक्शन और ब्लड निकल जाएगा। एग्जाम्पल में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब ब्लड किसी पेशेंट ब्लड निकालते निकल नहीं रहा होता, ठीक है, क्योंकि बहुत बार नीडल वेसल्स के अंदर जा ही नहीं पाती। वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, दिक्कत होती है कि भाई वो वेन में उनका जो सिरेंज है वो जा ही नहीं रही, क्योंकि ब्लड और मसल में जाएगी तो ब्लड निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई बॉडी में ब्लड कहाँ है? सिर्फ वेन्स के अंदर है और आर्टरीज के अंदर ना, वेसल्स के अंदर ब्लड है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम सिरेंज मसल में डालेंगे तभी हमारा ब्लड निकल आएगा, नहीं, कहीं भी डालो ब्लड निकल आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। जाओगे तो स्पेसिफाई भाई मारते हैं ताकि वेन दिखे उन्हें, ठीक है। उसके बाद वेन में सिरेंज डालेंगे तब निकलेगा, तभी ट्राई करते निकल नहीं पाता उनसे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? कि भाई जो ब्लड है सिर्फ वेन में होता है, ऐसा नहीं कहीं भी इंजेक्शन डाला निकाल दिया पिचकारी तरह, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, उसमें पिचकारी भरनी है तो कहीं भी डालोगे तो इस कोने में डालो पिचकारी, उस कोने में डालो, हर जगह पानी है, तो वो तो ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेशन होगा तो कहीं भी सिरेंज डालो निकालोगे तो वहाँ से उसका ब्लड ही निकल आएगा। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है, ठीक है। अपन लोग के अंदर एक वेसल है, पूरा ऐसे पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर उन पाइप के अंदर इंजेक्शन जाएगा तभी हमारा ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। तो हमारे क्या है? क्लोज सर्कुलेशन है। समझ में आई बात? अब एनसीईआरटी लाइन पढ़ने वाले कि एनसीईआरटी क्या लिखती है, ठीक है। देखो, ब्लड का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके चलते हैं। देखो, ब्लड है, ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी फ्लूइड। ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड के सभी काम है यार, जो होता है ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड ना हो तो बंदा मर जाएगा। देखो, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम इस पे डिपेंड है, ब्लड सर्कुलेशन पे, ठीक है। सांस ले रहे, ऑक्सीजन हर सेल तक कौन पहुँचाएगा? ब्लड। ब्लड में O2 CO2 ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अगर ब्लड ना हो, क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। रेस्पायरेटरी जो सिस्टम है डिपेंड किस पे करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमारे, है ना। इसके अलावा खाना खाते हैं, जीआईटी का जितना भी है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह एसिमिलेशन करवाता है, कौन पहुंचाता है सारा खाना, एनर्जी वगैरह सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। हॉर्मोन्स जाएंगे, इवन हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स भाई दिमाग का पिट्यूटरी और ग्लैंड ने कोई हार्मोन रिलीज़ किया, वहाँ जाके वर्क करना, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ किया एक पार्ट के लिए, वो पार्ट इंक्रीज़ करवाना है, तो वो सब कौन लेके जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स कहाँ ट्रैवल करते हैं? ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड पर डिपेंड करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लड पर डिपेंड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ब्लड पर डिपेंड करता है। सोच के देखो कि हमारा ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने सारे सिस्टम इस पर डिपेंडेंस है, समझ रहे हो। सो इवन कितने सारे एंजाइम्स होते हैं इसके थ्रू ट्रेवल करते हैं। लीवर में कोई प्रोटीन बन रहा है, ब्लड के थ्रू फिर और कहीं जा रहा है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सब हमारे ब्लड के अंदर चीज़ें, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो इस पर डिपेंड है। देखो मैंने एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ब्लड आया, ब्लड के अंदर ही तो वेस्ट प्रोडक्ट डालने, ब्लड छन के जाता है ना, ब्लड ही तो काम करता है वहाँ पे, ब्लड ही तो जाएगा किडनी के पास, फिर वहीं पे उसका भाई 3 प्रोसेस होते हैं ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वही सब, समझ रहे हो। तो भाई ब्लड ही तो काम करता है, ब्लड के अंदर ही वेस्ट मटेरियल ट्रेवल करेगा, ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ही हमारा गैसेज ट्रेवल कर रही है, ब्लड के अंदर ही हमारे हॉर्मोन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लड के अंदर एंजाइम ट्रेवल कर रहे हैं। सो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे सिस्टम्स इसके ऊपर डिपेंडेंस हैं। तो ये आज हम पढ़ने वाले कि ब्लड में होता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या सर्कुलेशन है, समझ रहे हो, सब पढ़ने वाले हैं। तो डबल सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, बड़ा इजी, आराम से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। जस्ट एंजॉय द क्लास, ठीक है भाई। समझ से चलो कि देखो मीनिंग ये है कि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो यार चैप्टर में है क्या, चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ब्लड इतना इम्पोर्टेंस है कि हर चीज़ में इसका रोल प्ले है, हर चीज़ में, ठीक है। तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर आ गया, डाइजेस्टिव इसमें आ गया, ठीक है, तुम्हारा रेस्पायरेटरी इसमें आ गया, एंडोक्राइन इसमें आ गया, भाई कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक मिल जाएगा हर सिस्टम के साथ, ठीक है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी में कुछ भी काम करवाना है इसी के थ्रू तो भेजना पड़ेगा, यही तो पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। सो अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को रीड करते हैं एक बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये मेरी एनसीईआरटी। सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अपनी एनसीईआरटी सर खोल निकाल लो और उसको रीड करो, ठीक है, मेरे साथ साथ, और देखते हैं एनसीईआरटी क्या लाइन लिखते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं यहाँ पूरा समझाऊंगा ए टू जेड व्हाइट बोर्ड पे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। देखो हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है भाई, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मान लो किसी को कैल्शियम की नीड आ रखी है, किसी को मैग्नीशियम की नीड है, किसी को सोडियम की नीड है, न्यूट्रिएंट साथ में चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो कौन पहुँचाएगा, ब्लड पहुँचाएगा। एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल, वो जो सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे उसको एक्सक्रीटरी, रीनल, किडनी से कौन पहुँचाएगा, ब्लड पहुँचाएगा, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हैव टू रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ टिश्यू, उनसे बाहर निकालना है, उन सेल से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है और पहुंचाना है रीनल की किडनीज के पास। खुद तो किडनी जाएगी नहीं लेने के लिए, तो वो कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तो सब में किसका रोल प्ले है, ब्लड का रोल प्ले है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस, इसलिए हमारे पास बेहतरीन मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेके जाओ, सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँचाओ, सेल्स के पास न्यूट्रिएंट पहुँचाओ, कुछ सेल को जो मिनरल चाहिए उसको वो पहुँचाओ, कहीं हार्मोन्स आने जाने उसका कोई पाथवे। तो हमारी बॉडी ने मैकेनिज्म निकाला, एक बढ़िया ही इवोल्व मैकेनिज्म निकाला, उसका नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो ब्लड काम करता है, ठीक है। जो लिम्फ का काम करता है, लिम्फ का मेनली काम इम्यूनिटी में आता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह में इसका काम आता है, लिम्फ जो हमारा WBC वगैरह में इसका मतलब कि इम्यूनिटी में काम आता है, पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. Different group of animals have evolved different method for this transport. देखो जो अगर हम अपने कम इवोल्व में पास जाएंगे, जो कम इवोल्व है, ठीक है, तुम लोग देखोगे कि भाई जो रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारे जो हमसे कम इवोल्व हैं उनके ना देखोगे, जो जैसे एनिमल्स हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म, उनमें कैसे बहुत में सबक्यूटेनियस बहुत भी सारे ऐसे ही अपने लेयर्स की, टिश्यू की लेयर से ही अपना स्किन से ही कर रहे हैं, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू कर रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। उनमें जो कम इवोल्व सिस्टम है जिनके अंदर है, ठीक है, बहुत लोग डिफ्यूजन से, और तुम सबसे छोटे में जाओगे जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, तुमने देखा होगा ना, इनमें एक ही होल होता है, ठीक है, और ये इसी ओपरकुलम बोलते हैं, और यहीं से वो अपना खाना, एक ही इनका माउथ दे रखा, जो भी है माउथ इन्हें एक ही है, और उसी से लोग खाना ले रहे हैं, उसी से लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं। और हम इतने हाईली डेवलप हमें एक अलग सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है ना, अपने में क्या है, एक अलग सिस्टम बना दिया गया है। बड़ा ही खतरनाक डस्ट है, इतना टाइट। और देखो लिखता है स्पॉन्जिस एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम द टिश्यू फ्रॉम फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी। देखो जो स्पॉन्जिस वगैरह, सिलेंट्रेट्स वगैरह हैं, वो अपनी बॉडी के थ्रू सराउंडिंग में पानी वानी ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, खाना ले लेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ कर देंगे। उनमें कोई ऐसा इवोल्व सिस्टम नहीं है, ऐसा अपने में है, ठीक है ना। आगे आगे
through their body cavities to facilitate to cells to exchange their substance. More complex organism are use special fluid. जो जितने complex organism, like हम तो highly complex हैं, ठीक है ना, अपने पास क्या body fluids वगैरह हैं, ठीक है ना. We have the substance like blood. Blood is most commonly used body fluid by most of the higher organisms including the humans for this purpose. Another body fluid का नाम lymph. देखो एक बात, ब्लड होता है रेड, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है, ब्लड रेड ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. बहुतों का ब्लड ग्रीन होता है, बहुतों का ब्लड ब्लू होता है, बहुतों का ब्लड क्या नाम वाइट होता है. देखो जिस रेड कलर क्यों है यार, ठीक है, ब्लड रेड नहीं है, ब्लड एक फ्लूइड का नाम है जो सर्कुलेट कर रहा है. उसका कलर रेड होने का कारण है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है और हीम रेड कलर का है. जो प्रोटीन है ना वो रेड कलर का है, ठीक है. एक बात, अब पानी है, पानी एक फ्लूइड है, ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है. उसके अंदर नीला कलर डाल दोगे तो नीला फ्लूइड सर्कुलेट करने लग गया. वैसा तो है नहीं कि पानी का कलर नीला था, जो सब्सटेंस तुमने पानी में डाला उसका कलर नीला था और वो पूरे पानी में फैल गया, उसका कलर दिख रहा है, ठीक है. ऐसे ही ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड का नाम है. अब अपने में उसके अंदर जो रेड सब्सटेंस है वो हीम है, अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो वो लाल रंग का होता है, उसके कारण पूरा ब्लड लाल हो गया, ठीक है. लेकिन जो भाई वेन्स में ब्लड है वो डिफरेंट कलर का है, वो एग्जैक्टली रेड नहीं है, वो पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है. और तुम्हें मैं बताता हूँ, अब जो कुछ और ऐसे केकड़े वगैरह हैं, ठीक है, ऑक्टोपस वगैरह जिनमें ब्लू कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, किसी में ग्रीन कलर का ब्लड है, तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है अपने पास जिनके पास ग्रीन कलर का ब्लड है, किसी ब्लू कलर का ब्लड है, वो उस प्रोटीन उस पिगमेंट के कारण है, ठीक है ना. सो आगे, लिम्फ ऑल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. लिम्फ भी बहुत सारे कुछ सब्सटेंस को मतलब कि एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. देखो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड की क्या कंपोजिशन, ब्लड किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या कि कहाँ से सर्कुलेट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, कि कहाँ से क्या सर्कुलेट कर रहा है, ठीक, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है, ठीक है. ये सब पढ़ने वाले चैप्टर में आने वाला है. ना सबसे पहले ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट. पहली लाइन है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, कनेक्ट करता है एक दूसरे पार्ट को. ओबियसली बात है, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी भी इससे जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी भी जुड़ा हुआ है, हार्मोनल्स को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से हार्मोन भेजा ग्लैंड ने कहीं और जाए काम कर रहा है, ठीक है ना. एंडोक्राइन इसी के थ्रू वर्क कर रहा है, हार्मोन्स वगैरह है ना, इसी के थ्रू काम कर रहे हैं. तो ये इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है. कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड द फोम एलिमेंट. ब्लड के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ मैट्रिक्स फ्लूइड है इसके अंदर, और क्या प्लाज्मा इसके अंदर है, और फोम्ड एलिमेंट इसके अंदर है. फोम्ड एलिमेंट क्या है? जैसे कि WBC हो गया, RBC होगी, प्लेटलेट, सब क्या तीनों फोम्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है. क्या क्या आते हैं? फोम्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं. अब थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, लिखता हूँ कि ब्लड के बारे में क्या है. NCERT वर्ड टू वर्ड पढ़ते चलेंगे, मज़ा आएगा. जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा और बताना है मैं और बता दूंगा. ये थोड़ा डस्टर, बड़ा ही घटिया डस्टर लगा मेरे को, इरेज तो करता ही नहीं है. कुछ और चाहिएगा मेरे को, बड़ा ही नल्ला डस्टर है तो. अभी नया डस्टर का निर्माण कर दिया मैंने, साइंटिस्ट आदमी हूँ मैं. ये और बेकार है यार, ये मैं टी-शर्ट और ख़राब कर दी मैंने. देखो यार, ये हॉस्टल लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता है यार. इंडिया का कितना मस्त था यार ये वाइट बोर्ड, या तो बड़ा ही बेकार वाइट बोर्ड है. डस्टर उससे ही बेकार है. तो सुनो, कुछ फोटोज ली थी मैं तुम्हारे लिए. NCERT कहाँ गई? तो सुनो, मान लो अगर ये बीकर है, इसके अंदर तुम लोगे ब्लड, ये पूरा ब्लड भरा पड़ा है, ठीक है. तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसका आधा कितना हुआ है, ये आधा मान लो इसका,
तो 55%, जो 55% ये होता है प्लाज्मा, ठीक है, और ये हो गया 44% ये होते हैं आरबीसी, और ये बचा 1% ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पूरे ब्लड के अंदर, ठीक है, समझ में आई बात। जानने की बात यह है कि टोटल 45% हमारे पास होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर आते हैं सेल्स हमारे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सेल्स आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पूरे ब्लड में 1% ही हमारे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, 44% आरबीसी, 55% प्लाज्मा है, ठीक है। इससे आगे प्लाज्मा क्या होता है, 55% सबसे ज़्यादा अमाउंट है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेनली बन रखा है पानी से, पहली बात तो, ठीक है, अराउंड इसके अंदर 95-98% तो पानी होता है। देखते हैं क्या लिखते हैं एनसीईआरटी। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड 55% प्लाज्मा हमारा, और अराउंड वाटर इसमें दिया हुआ है 92-92% याद रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, ठीक है, 92-92% इसके अंदर पानी होता है। इसके अलावा जो बचेगा उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, एल्बुमिन वगैरह लाइक प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन वगैरह प्रोटीन्स हो गए, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे, हॉर्मोन्स होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा इसके अंदर, ठीक है, और क्या होगा, वेस्ट मटेरियल हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, और प्रोटीन्स हो गए, यही सब। और क्या होता है, जो भी है यही मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। लिखते हैं एमएनसीटी बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ दी, देखो प्रोटीन्स इसके अंदर 6 से 8%। प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या, फाइब्रोनेजन, ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन क्या होता है, ठीक है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज बन रखी है, IgA, IgE, समझ रहे हो, IgD, ग्लोबुलिन्स वही है जिससे एंटीबॉडी बन रखी है, प्रोटीन का नाम है। एल्बुमिन क्या, जो एल्बुमिन इज अ प्रोटीन है जो बहुत बड़ा काम का, ये ब्लड में बहुत काम आता है। एल्बुमिन कम हो जाएगा तो तुम्हारा ब्लड ही अपने कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा बंदे को, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी केस में देखा जाए एल्बुमिन का काम होता है मेनली ओस्मो रेगुलेशन का, ठीक है ना। ओस्मो रेगुलेशन को क्या होता है, कोई पूछे तो व्हाट डू मीन बाय ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में पानी और सोल्ट की नियंत्रणता, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सोल्ट इन आवर बॉडी। देखो एग्जांपल, ओस्मो रेगुलेशन मतलब कि एक तरह से ओस्मोलैरिटी मेंटेन करना एक फ्लूइड की। अब ब्लड के अंदर कितना वाटर है, कितना पानी है, ये मेंटेन करना। मान लो पानी कम हो जाए, 90-92% वाटर है प्लाज्मा में, ठीक है ना, तो टोटल कितना सारा पानी ब्लड में, समझ रहे हो। मान लो पानी कम हो जाए, कौन ध्यान रखता है, एल्बुमिन, ठीक है। दिक्कत आएगी तो पूरी बॉडी में कौन बताएगा, एल्बुमिन, कि भाई देखो एल्बुमिन बढ़ गया है। इसका एल्बुमिन बढ़ने का मतलब है कि बंदे की ओस्मोलैरिटी बिगड़ रही है, वाटर एंड सोल्ट इसके अंदर जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है ब्लड के अंदर, समझ रहे हो। तो उससे हमें पता लगाता है इसकी ओस्मो रेगुलेशन खराब हो गई है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा ब्लड में, ठीक है। अब आगे ये दीज आर सम मेजर प्रोटीन्स। फाइब्रोनेजन, देखो जो फाइब्रोनेजन प्रोटीन है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्लोट के लिए में चाहिए होते हैं। फाइब्रोनेजन है आर नीड फॉर द क्लोटिंग और द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। क्लोटिंग मीन्स क्या होता है कि भाई खून जहाँ निकल रहा है वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन करना, ताकि ब्लड बाहर, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो क्लोट बनाने, जो खुरंड बोलते हैं, वूंड बोलते हैं, ब्लैक कलर बनता है, वो बनाने के लिए जो हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं उसमें एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनेजन। ऐसे 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन वही है, एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं, ठीक है, जिनसे IgA, देखो 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं। दिमाग, ये एंटीबॉडी है हमारे पास। IgD, आगे IG लगा दो, ये तुम्हारा ग्लोबुलिन है, ठीक है, जो लिखा हुआ है प्रोटीन, क्या नाम है, कौन सा, कहाँ गया, हाँ ग्लोबुलिन्स और प्राइमरी डिफेंस, ग्लोबुलिन्स है ये IG, ठीक है, IG मतलब ग्लोबुलिन, ठीक है। ये प्रोटीन है, IgD हो गया, एंटीबॉडी D होगी, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी, इतनी ही एंटीबॉडी हमारे पास है, 5 एंटीबॉडी। इसको याद करने के लिए दिमाग, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा हुआ ये एज अ हाईएस्ट टू लोवेस्ट, आई थिंक सो, सबसे ज़्यादा ये होती हैं, उसके बाद ये, फिर ऐसे करके होती हैं, ठीक है ना। शायद एक आगे पीछे होती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली, लेकिन इतनी होती है, 5 होती हैं दिमाग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जो ग्लोबुलिन से ये एंटीबॉडी में काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी में काम आता है। आगे देखो क्या लिखता है आगे, ग्लोबुलिन्स आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस पे काम करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, वाटर एंड सोल्ट को मेंटेन करना। आगे
प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। एग्जाम्पल आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कार्बोनेट आयंस, क्लोरीन आयंस एक्सेट्रा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो इन दिस plasma, are present in the plasma as they are always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma. जो मैंने बताया कि लेकिन इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होता है, मतलब फाइब्रिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है। तो ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म है भाई, एक्टिव तो तब होंगे ना जब किसी को चोट लगेगी, चोट लगी नहीं, वो एक्टिव फॉर्म में घूम रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये ब्लड के अंदर ही क्लॉट बना देंगे, ब्लड का सर्कुलेशन रोक देंगे लोग, तो इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक बात तो देखो, ये हमारी एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम क्लोटिंग फैक्टर को मूव करवाएंगे भाई, वो इनएक्टिव फॉर्म में होने चाहिए ना, समझ रहे हो, इनएक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, जब चोट लगे तभी एक्टिव हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होना चाहिए और वो है, इसीलिए है, वरना ऐसा नहीं होता। अगर ये एक्टिव फॉर्म में घूम रहे होते तो ये यहीं पर ही क्लोट बना देते, तो ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा, लग गया जाम, बंदे की डेथ हो गई वहीं पे, कल्याण, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं। एक्टिव कब होंगे, जब बंदे को इंजरी होगी, जब आपको वहाँ पे क्लोट की ज़रूरत होगी, जब ब्लीडिंग निकल रही होगी, जब खून बाहर निकल रहा होगा, तब हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, प्लाज्मा विदाउट, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अगर तुम प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर हटा दोगे, ठीक है, प्लाज्मा में सब कुछ है, पानी है, हमारे आयंस हैं, मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है ना। सो प्लाज्मा से अगर तुम क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो, क्या क्या, फाइब्रिनोजन वगैरह निकाल दोगे, ठीक है, तो उसे तुम क्या बोलोगे, सीरम बोलोगे। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों पे हम बात करने वाले हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और हमारा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों के बारे में बात करने वाले। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल में 45% होते हैं, जिसमें से 44% क्या है, आरबीसी, मैक्सिमम क्या है, आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होती है, इराइथ्रोसाइट्स। नाउ भाई इसको इरेज कर दो। अरे डस्ट तो बड़ा बेकार है यार, कसम से, तो कैसे इरेज करेंगे यार। ठीक है, सो नाउ इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, एज दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। बता चुका हूँ कि 45% हमारे ब्लड के टोटल अमाउंट में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट और द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स। देखो मोस्ट अबंडेंट है भाई, 45% में से 44% तो आरबीसी है, मोस्ट अबंडेंट है ना। हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ एन ऑन एवरेज, देखो जो आदमी होता है उसमें होती है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें होती हैं 4 to 4.5 मिलियन। एनसीईआरटी का एक बार वो देख लेते हैं डेटा, 5 to 5.5 मिलियन होते हैं आरबीसी इन मैन। आरबीसी फॉर्म्ड इन द, और क्या नाम है लिखा नहीं उन्होंने फीमेल्स का, फीमेल में 4 to 4.5 होती हैं, और फीमेल्स में कम होने का रीज़न क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। एज देखो फीमेल में हर महीने कुछ ना कुछ ब्लड लॉस होता है, तो उस कारण से फीमेल्स में आरबीसी कम होती है, ठीक है, क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है। एंड इसके अलावा ब्रो जो तुम सुनो ध्यान से कि जो मैन होता है इसमें मसल ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, और मसल्स होने के कारण इनमें आरबीसी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उन्हें एटीपी पर ज़्यादा चाहिए होती है, ये भी एक रीज़न है। मस्कुलेचर ऑफ द मैन एंड द, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये मेन रीज़न है कि फीमेल्स में आरबीसी कम होती है, ठीक है। आगे आरबीसी और फॉर्म, आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी बनती है लॉन्ग बोन्स में,
ठीक है। एग्जाम्पल ये हमारी पैर की हड्डी, ठीक है ना, फीमर क्या है, लॉन्ग बोन में आती है। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे क्या आरबीसी बनती है, रेड बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है ना। मेनली लॉन्ग बोन से हमारी आरबीसी बनती है और रेड बोन मैरो में हमारी आरबीसी बनती है। इन एडल्ट्स आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। आरबीसी वाले में दरकार कि आरबीसी बाइकनकेव शेप की होती है और न्यूक्लियस का डिवाइड होता है। आगे दे हैव अ रेड कलर आयरन का, देखो रेड कलर इनके कारण है। आरबीसी में रेड कलर है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन तुमने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो हीमोग्लोबिन का है एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन होती है। जानते कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ये सब बातें ये याद होनी चाहिए डेटा, ठीक है, कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ दी ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। जब एक तुम स्ट्रक्चर पढ़ोगे, अभी मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। वो अगर चैप्टर को याद ना है, लेकिन डिटेल्स ऑफ हीमोग्लोबिन पूरा वो होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह, ऐसे तो चैप्टर है, बायोलॉजी में चैप्टर है, ठीक है ना। तो वहाँ पूरा पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट ईजी है, बड़ा ईजी है, ठीक है ना। अभी के लिए देखो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डेटा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मेल्स में कितनी आरबीसी होती हैं, 5 to 5.5 मिलियन होती हैं, फीमेल्स में कितनी होती है, 4 to 4.5 मिलियन होती हैं, ठीक है। और ये पर 100 ml में होती है, रखना, ठीक है ना। 100 ml बढ़ के इतना होता है। इसके अलावा देखो तुम, इसके अलावा ब्रो तुम सुनो अब डेटा, वो क्या क्या तुम्हें इसमें याद करना होता है कि भाई आरबीसी मोस्ट अबंडेंट 44% तो यही होती हैं। इसके अलावा आरबीसी कहाँ बनती है, लॉन्ग बोन्स में बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है, ठीक है। डिस्ट्रक्ट कहाँ होती है, टूटती कहाँ है, स्प्लीन में टूटती हैं, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। और आरबीसी की लाइफ में कितनी होती है, 120 डेज होती है। हर 120 दिन बाद देखो जो आरबीसी आज बनी 120 डेज तक हमारे भाई ब्लड में सर्कुलेट करेगी। उसके बाद क्या होगा, वो टूटेगी, डिस्ट्रक्ट होगी, वो जाएगी स्प्लीन के अंदर, वहाँ जाकर उसका डिस्ट्रक्शन होगा। और जो हीमोग्लोबिन है और आयरन से जो बन रखी है वो सब वहाँ पे वो टूटेंगे, तो आयरन को रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन को अलग। तो ये सब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे डेटा क्या लिखा हुआ है, दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नोन एज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, जो के बारे में तुम्हें बताया। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स हेल्दी इंडिविजुअल है। देखो हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बींग में इतना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। ताकि भाई इतना हीमोग्लोबिन क्यों चाहिए, ताकि वो इजीली अपना ऑक्सीजन वगैरह जो हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन जाके जुड़ती है और जाके हमारे हर सेल्स तक पहुंचाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हीमोग्लोबिन डिपेंड है, ठीक है। अगर कम हीमोग्लोबिन तो सांस ज़्यादा लेगा, ठीक है, समझ रहे हो। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़े, फिर जल्दी नया दोबारा हीमोग्लोबिन पहुँचाओ, बंदे को बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड दीज मोलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। देखो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन अटैच होके और CO2 अटैच होके ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। अब हमें यही पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी रेट है वो क्या है। सबसे ज़्यादा होता है CO के साथ, आफ्टर दैट CO2, सबसे कम O2 के पास होती है, ठीक है। अगर 3 गैस हीमोग्लोबिन के सामने है कि CO भी है, CO2 भी है, O2, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन अटैच होगा CO के साथ, इनसे अटैच होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर CO2 और O2 दो गैस सामने हैं हीमोग्लोबिन के, तो CO2 के साथ अटैच होगा ना कि O2 के साथ, ठीक है। लेकिन O2 के साथ अटैच क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर भी हीमोग्लोबिन O2 अटैच होता है वहाँ पर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, O2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कारण से उससे O2 के साथ अटैच होना पड़ता है। CO2 है लेकिन बहुत कम अमाउंट, बहुत कम पार्शियल प्रेशर में वहाँ पर अवेलेबल है, इस कारण से। और O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, इस कारण से O2 के साथ अटैच होता है। ये हमारा मैकेनिज्म अंदर वर्क करता है जब वो हीमोग्लोबिन O2 CO2 को ट्रैवल करके पहुंचाता है हमारे रेस्पिरेटरी के थ्रू, हमारे सेल्स के थ्रू, एल्वियोलाई में, हर जगह पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है इसके ऊपर पूरा। लाइक अगर जैसे एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स आती है तो फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई कैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। अगर वो तो हमारा ऐसा एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर आएगा कि भाई कैसे, वो समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी क्या इतना समझो कि हीमोग्लोबिन
कि जो अफिनिटी रेट है अगर तीन के सामने, तो सबसे पहले किसका आना है, तो वो CO के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि CO की जो अगर मैं कंपेयर करूँ तो O2 से 200 टाइम ज़्यादा मतलब कि उसको पसंद करता है। ये समझ लो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा CO के साथ प्यार करता है, ठीक है। वो होगा तो उसको छोड़ देगा, उसको पिकअप कर लेगा, उसके साथ रहेगा, ठीक है। और CO2 O2 में 20 टाइम्स, हीमोग्लोबिन लव्स CO2 मोर देन O2 20 टाइम्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो स्प्लीन में जाती है, ठीक है। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, ठीक है। और इसको पता ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को चोट लगी, इंजरी वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो एकदम से ब्लड चाहिए होता है ना बॉडी को, तो स्प्लीन के थ्रू आता है। तो स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC भी है और इमरजेंसी ब्लड बैंक है हमारी बॉडी का स्प्लीन, ध्यान रखना, ठीक है। आगे ल्यूकोसाइट्स जो हमारी WBCs होती हैं आर ऑल्सो नोन एज अ वाइट ब्लड सेल, WBC, एज दे आर कलरलेस। इन्हें वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, वाइट क्यों, क्योंकि भाई इनके पास कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल क्यों लाल रंग के होते हैं, हीमोग्लोबिन, अब रंगीन है तो वाइट, भाई वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं WBC वजह से, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। इन आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, देखो ये बहुत कम होते हैं क्योंकि 1% के अंदर ही, देखो पूरे ब्लड के अंदर 1% के अंदर बात करें तो WBC प्लेटलेट्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि WBC कितनी होती हैं, तो यहाँ 6 से 10,000 लिखा है, कितना लिखा है, 6 से 8,000 लिखा है, ठीक है, 6 से 8,000 लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करूँ अपने MBBS वगैरह की, तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई 5 से 11,000, 10 से 11,000 होती हैं, ठीक है। 5 के थ्रू 10 11 के हमारे, अब यार हर बुक्स का अलग अलग होता है। MBBS में आओगे तो अलग डेटा है, यहाँ अलग डेटा है, तो डेटा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर है यार 19-20 का। तो तुम अभी NCERT का कहते हो कि 6 से 8,000 हमारे पास WBC होती हैं, ठीक है। ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, देखो ये जैसे कि RBC 120 दिन तक जिंदा रहती है, ल्यूकोसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ल्यूकोसाइट्स के अंदर अलग अलग तरह की WBC, तुमने इतना पता हो, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये तो पढ़ेंगे डिवीजन कैसे है, ठीक है ना। वो डिवाइड है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझो कि जैसे RBC 120 दिन तक जिंदा रहती है, WBC में बहुत सारी WBC हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, तुम्हारी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, तुम्हारी इयोसिनोफिल है, एसिडोफिल से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग है, कुछ रहती हैं 2 से 3 दिन तक, कुछ 4 से 5 दिन तक, 8-10 दिन तक, कुछ सिर्फ घंटों तक जिंदा रहती हैं कि बस 10 से 12 घंटे जिंदा रहेंगी, 15 घंटे जिंदा रहेंगी, 20 घंटे रहेंगी, ऐसी भी हैं, ठीक है। कुछ रहती हैं 2 से 4 दिन जिंदा, कुछ रहती हैं 10 दिनों तक जिंदा, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल 10 से 12 दिन तक जिंदा रहती हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में इतनी होती है। तो लेकिन देखा जाए तो RBC की तुलना में WBC की लाइफ में तो बहुत कम है, तो इसलिए लिखते हैं NCERT कि WBCs आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। उसके अंदर कुछ तो सिर्फ कुछ घंटों के दिन जिंदा रहती हैं, लिखती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिव्ड वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। अगर WBC को बांटा जाएगा तो 2 में बढ़ती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल, जिस WBC के अंदर ग्रेन्यूल होंगे, मतलब कि पत्थर टाइप पिगमेंट होंगे ना, कुछ ग्रेन्यूल्स, समझ रहे हो, कर्ण टाइप सामान, उसके अंदर कुछ होगा, कर्ण से पत्थर मान लो यार, कुछ मान लो, ग्रेन्यूल को तुम कुछ भी समझ लो उसके अंदर कुछ ना कुछ है, उसका नाम ग्रेन्यूल है। ग्रेन्यूल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम चाहे पत्थर मान लो, कण मान लो, अणु जो भी मान लो, उसके अंदर ग्रेन्यूल है। और अगर ग्रेन्यूल है उसका नाम ग्रेन्युलोसाइट, अगर नहीं है उसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC 2 में बट रखी है, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट एंड देखो, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर द ग्रेन्युलोसाइट्स, आर द ये तो एक ग्रेन्युलोसाइट होती है, कहाँ सीख जाए इन्होंने। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। इनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स एंड द इयोसिनोफिल्स, ठीक है। अब देखो ये रीज़न क्या है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर 2 तरह के ग्रेन्यूल्स, देखो समझो, एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, इसके अंदर ये लाल रंग के हैं ग्रेन्यूल्स, ये हमारे ब्लू रंग के ग्रेन्यूल्स हैं, तो मिक्सअप है, तो इसलिए इसको बोला न्यूट्रल, ठीक है। अब एक होते हैं लाल रंग के जिनका नाम एसिडोफिल्स, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारी एसिडोफिल्स हैं, ये तुम्हारे लाल रंग के हैं, ये तुम्हारी कौन सी एसिडोफिल्स हैं, ये तुम्हारी न्यूट्रल हैं, ठीक है। एक तुम्हारी होगी इयोसिनोफिल्स, इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है।
जो देखो इसमें ब्लू कलर के हैं, इसमें रेड कलर के हैं। रेड कलर के बोलते हैं एसिडोफिल्स बोल दिया, ठीक है। इनको तुमने इयोसिनोफिल्स बोल दिया, इन्हीं को ही रेड कलर वालों को, ठीक है। और जो रेड कलर का पिगमेंट है जो ग्रेन्यूल्स के ऊपर जो जिससे वो बन रखा है, ठीक है, उसको वो उसका नाम इयोसिन है, ठीक है। ये वो डाई का नाम है ब्लू, जैसे ब्लू इसमें रेड डाई है, इसमें ब्लू डाई है, इसमें दोनों है तो न्यूट्रल बोल देते, तो इसे बोल दिया क्या, ये न्यूट्रोसाइड्स हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स बोल देते हैं, न्यूट्रोसाइड बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गए। ये तुम्हारा इयोसिनोफिल्स है या एसिडोफिल्स में रेड कलर का वो तुम्हारे पास डाई है, ठीक है ना। रेड कलर डाई इसमें ब्लू कलर की है, इसका नाम होता है वो इयोसिन डाई का नाम ही है, इसका नाम इयोसिनोफिल रख दिया, ठीक है। बेसोफिल्स, ठीक है, वो ब्लू कलर के हैं तो 20 है, बेसोफिल रख दिया इन लोगों ने, ठीक है। नाम है ये सब क्या, ग्रेन्यूल्स वाली WBC है, ठीक है। एक होती है एक ग्रेन्यूल, बस में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिम्फोसाइट्स आ गई, मोनोसाइट्स आ गई, ये 2 हो गई, ठीक है। और इसके अलावा इनके न्यूक्लियस पर भी फोकस करना कि देखो जो इन्होंने लिख रखा होगा कि जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बड़े कॉमन क्वेश्चन है, एक में टेलीफोन के टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर मल्टी लोब है, जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं NCERT कि वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेनोसाइट, ठीक है। तो मैंने बताया न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा बात करूँ देखो इसके अंदर याद करने है कि कौन सी क्या ज़्यादा कम ज़्यादा है। जो मैंने तरीका था मेरा वो है नलमाब, नलमाब ये सबसे ज़्यादा, फिर ये नलमाब याद कर लो। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन एसिडोफिल्स, देन बेसोफिल्स, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं विच आर अबंडेंट 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफिल सबसे कम है, लास्ट में सबसे कम है बेसोफिल्स, लिखती है NCERT, अराउंड 0.5 to 1% है, ठीक है, ऑफ टोटल। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है, देखो ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं ये होते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब कि देखो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में देखो कोई भी पैथोजन आता है, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया, कुछ भी आ गया, कोई डिजीज़ का पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया कुछ भी हमारी बॉडी में आ गया, सबसे पहले कौन अटैक मारता है WBC में, न्यूट्रोफिल्स अटैक मारती हैं। सबसे पहले अटैक कौन मारना, न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज़्यादा। तो WBC में सबसे ज़्यादा यही है। एक बात तो टोटल WBC देखो पूरे ब्लड के अंदर 1% WBC है, उसमें भी 1% नहीं, उसमें भी प्लेटलेट मिक्स होकर 1% बनता है, उसके अंदर भी जितनी WBC प्रेजेंट है उसमें 70% तक तो न्यूट्रोफिल्स हैं। तो सबसे पहले अटैक कौन मारेगा, यही मारेंगी भाई 70%। तो कुछ भी आता है अटैक सबसे पहले कौन मारती है, न्यूट्रोफिल्स में फैगोसाइटोसिस की क्षमता होती है। ये क्या करती है, जैसे बैक्टीरिया पैथोजन जाकर उसे खाने इंगल्फ करने की ट्राई करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, इंगल्फ करते हैं, उसको मारने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना, उसकी सेल बॉडी डिस्ट्रॉय करके उसको इंगल्फ कर जाएंगी। तो ये सब काम है न्यूट्रोफिल्स। ऐसे ही मोनोसाइट्स का भी यही रोल होता है, मोनोसाइट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स हैं, ये 2 कैसी WBC हैं जो इंगल्फ करके बैक्टीरिया आते हैं उसको मार डालेंगे, उसको खा जाएंगे उसको, ठीक है। एक और होता है जब बहुत सारी मोनोसाइट्स आपस में जुड़ती है ना, जब बहुत सारी मोनोसाइट आपस में जुड़ती तो एक बहुत बड़ा वो बनती है WBC, उसका नाम होता है मैक्रोफेज। उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। जब बहुत सारी छोटी मोनोसाइट जुड़ेंगी ना, बहुत सारी मोनोसाइट जुड़ेंगी तो एक बड़ी सी क्या बनेगी, मैक्रोफेज बनेगी। और ये सबसे बड़ी और ख़तरनाक WBC मानी जाती है, यही अटैक मारती। जब इनसे देखो, जब न्यूट्रोफिल अटैक मारा भाई पैथोजन काम नहीं आ रहा भाई, ये तो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया, वायरस आ गया, जो भी आ गया, फिर ठीक है मोनोसाइट्स भी हार गई। फिर आती है मोनोसाइट अपन जुड़ती है, एक झुंड बनाएंगे, अब अटैक मारता है इसके ऊपर, फिर मैक्रोफेज आकर अटैक मारती है, ठीक है। तो मैक्रोफेज ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ फैगोसाइटोसिस, इंगल्फ करने की। तीसरी WBC है, ठीक है ना, जो फॉर्म होती है मोनोसाइट्स के जुड़ने से। आगे आर फैगोसाइटिक विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी, मैंने बताया। बेसोफिल्स सेक्रेट, देखो जो बेसोफिल्स है हमारे पास, ये सेक्रेटरी WBC है। देखो देखो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का काम समझ में आया कि भाई ये फैगोसाइटोसिस है, तो दुश्मन को मारने में काम आती है भाई। बाकी तीन भी तो फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो नहीं मार सकती दूसरे बंदों को, दूसरे फॉरेन पार्टिकल जो हमारे पास जो पैथोजन वगैरह आएंगे वो तो नहीं मार सकती। तो ये बाकी 3 क्या करेंगी, उनमें से तीनों काम समझते हैं। एक हमारी बेसोफिल जो है सेक्रेटरी का काम करती है, ये सेक्रेट क्या करती है, हिस्टामाइन सेक्रेट करती है, सेरोटोनिन और हेपरिन, 3 ये चीज़ें सेक्रेट करती है। क्या हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। देखो
हेपेरिन का काम हमारा वही है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। दूसरा हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेटर्स हैं, ठीक है। हिस्टामाइन हमारा वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जैसे कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराना है, हमारी ब्लड वेसल्स को, अगर तुम इतने मोटे मोटे पाइप हैं हमारे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये हमारे ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर बेसोफिल्स ने हिस्टामाइन रिलीज कर दिया तो ये वाली ब्लड वेसल कुछ ऐसी हो जाएगी पतली सी, ठीक है, क्योंकि ये इसको पिचका देगी, वेसो कंस्ट्रिक्ट करा देगी। उससे क्या होगा भाई, मोटा पाइप था, तुमने इसका छेद पतला कर दिया, दबा दिया, तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हिस्टामाइन। और सेरोटोनिन ऐसी थी, इसको चौड़ा कर देगी, वेसो डायलेटर, वेसल्स को डायलेट करवाना, उसको ऐसा बना देगी, तो अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये काम आते हैं, ठीक है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इओसिनोफिल, जो एसिडोफिल्स हैं, इनका नाम एक और होता है, इओसिनोफिल्स बोलते हैं इनको, जो ए लिखा होगा, ठीक है। सो इओसिनोफिल्स आर 2 to 3% रेजिस्ट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन वगैरह में काम आती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो हमारे, देखो जब रिपोर्ट्स देखते हैं ना, सुनो, तुम्हारे सामने किसी बंदे की ब्लड रिपोर्ट आएगी, तो तुम लोग क्या देखते हो कि भाई WBC देखो इसकी, अगर WBC बढ़ी हुई है तभी तो बॉडी में कोई दिक्कत आ रखी है। देखो अगर मान लो न्यूट्रोफिल्स बढ़ रखी है, भाई कुछ तो है इसकी बॉडी में यार, कुछ ना कुछ तो पैथोजन अंदर एंटर मारा है। डॉक्टर देखता है ना, तो यार कुछ ना कुछ तो मैं एंटर मारा है, WBC का बढ़ रखी है, WBC एलिवेशन होकर न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई हैं, मोनोसाइट्स बढ़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो इसको फेगोसाइटोस करने के लिए 2 चीज़ बढ़ी हुई हैं बॉडी में। फिर डॉक्टर देखता है इसके अंदर तो इओसिनोफिल्स भी, एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स भी बढ़ी हुई हैं। क्या यार, अगर ये बढ़ी हुई है तो इन्फेक्शन हो सकता है इसकी बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है इसके अंदर, यही चीज़ें देखते हैं। बिकॉज इओसिनोफिल एसिडोफिल्स भाई ये इन्फेक्शन होने पर बढ़ती हैं, ठीक है। तो हम लोग रिपोर्ट में सबसे देखते हैं कि क्या बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो गई बंदे, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह और इन्फेक्शन वगैरह में हमारी इओसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स बढ़ती हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 से 25% है। देखो मैंने बता दिया, तो मैं अगर नलमाब याद कर लेना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%, 20 से 25% हमारी लिम्फोसाइट्स रहेंगे, फिर मोनोसाइट्स होंगी, फिर एसिडोफिल्स, देन बेसोफिल्स सबसे कम। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और है ना 2 मेजर ग्रुप्स, देखो जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी 2 तरह की, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। देखो इससे ना ये अलग अलग काम आते हैं, इससे हमारी 2 तरह की इम्यूनिटी बनती है। देखो जो एंटीबॉडी है ना, जो एंटीबॉडी दिखवाई थी दिमाग वाली, तो वो एंटीबॉडी यहीं से जाके बनाई जाती है। लिम्फोसाइट उसमें बहुत बड़ा काम है एंटीबॉडी रिलीज करवाने में, ठीक है ना। एक होती है हमारे पास जो खाने वाली है, कुछ भी खाने का जो मारने की ट्राई करेगी। फिर ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, अरे इसको स्टडी करो पहले, जो बैक्टीरिया आया है, क्या है ये इसको मैक्रोफेज मार नहीं पा रही, इसको न्यूट्रोफिल मार नहीं पा रही, स्टडी करो, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जाती है लिम्फोसाइट्स के पास, ठीक है। और में फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट कौन सी लिम्फोसाइट्स होती है, जिनके अंदर बी लिम्फोसाइट्स के अंदर भाई साहब देखो, जिसके अंदर जो हमारे पास जो इम्यूनिटी है ना, वो बी लिम्फोसाइट्स बनती कहाँ पर है, हमारे पास थाइमस ग्लैंड्स के अंदर, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर। उन लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और जो टी लिम्फोसाइट्स है, दे आर फॉर्म्ड इन द थाइमस ग्लैंड एंड आल्सो मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी, दिमाग, ठीक है। ये 5 एंटीबॉडी बनाती हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी रिलीज नहीं करती हैं। इनका काम क्या होता है, ये फैक्टर रिलीज करती हैं, एन के सेल्स, किलर सेल्स रिलीज करेंगी, साइटोकाइन रिलीज करेंगी, ठीक है ना। तो ये सब सेल्स ही रिलीज करती हैं, मैक्रोफेज वगैरह, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स काम ये होता है। अब देखो लिम्फोसाइट स्टडी करा रहा है यार, ये ऐसा कोई जीव आ गया जिसको इन लोग मार नहीं पा रहे, न्यूट्रोफिल्स हमारी फेल हो गई,
स्टडी करो ये कैसे मरेगा, मेरे को उसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। उसके बाद फिर हथियार बनाएगी, हथियार इन द सेंस एंटीबॉडी बनाएगी। कौन? लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जाके भेजेगी एंटीबॉडी डी, मतलब एंटीबॉडी डी मारने वाली है, एंटीबॉडी एम आ रही है, एंटीबॉडी एम मारेगी इसको, एंटीबॉडी एम वो जाएगी मार के आ जाएगी, शूट आउट, खत्म बैक्टीरिया। तो मतलब एंटीबॉडी बनती है, इसमें टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनाई जाती है। वही सीन है, समझ लो। देखो ये जो काम है, इनका काम क्या है? इनको फेगोसाइटोसिस करना, खा के मारना, ठीक है। अब मान लो इनसे नहीं हो पा रहा, इनका काम सेक्रेटरी है, जो फिर इन्फेक्शन वगैरह में बढ़ेगी। अब बच गई ये, मान लो किसी की बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई हैं, देखो डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है इसकी लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उसमें भी देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई है, इसका मतलब इस बंदे की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। देखो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, सेल मीडिएटेड जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स बढ़ती हैं, वो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसके अंदर हमारी टी लिम्फोसाइट्स बढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर क्या देगा? उसको डॉक्टर ड्रग्स देगा। अच्छा इसकी बी लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई हैं तो इस कारण से वो दिक्कत आ रही है बॉडी में, भाई बॉडी तो शो करेगी ना जो अंदर चल रहा है, तो कुछ दिक्कतें आएंगी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, सिम्टम वगैरह। उसको डाउन करने के लिए डॉक्टर ड्रग दे देता है इम्यूनिटी डाउन करने का, कई बार, ठीक है, कई बार उस बैक्टीरिया मारने का, पता, और डिपेंड है कि उसको क्या डिजीज़ है क्या नहीं, वो तो अलग चीज़, तो MBBS पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। आगे लिखते हैं आगे, बी एंटी लिम्फोसाइट, बोथ बी एंटी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन्होंने एनसीईआरटी पे इतना लिख के छोड़ दिया, मैंने एकदम थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दिया, समझ जाना, ठीक है ना। आगे प्लेटलेट्स ऑल्सो कोल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड WBC मिला के 1% ब्लड का, आर सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमारे प्लेटलेट्स? मेगा कैरियोसाइट से, पता होना चाहिए, पता इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, ब्लड नॉर्मली कंटेन, प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक, ठीक है ना। किसी बंदे की प्लेटलेट बहुत डाउन चल जाए डेंगू मलेरिया के अंदर, तो उसमें प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं, पता है ना, तो इसमें प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लोट बनाने में काम आती हैं, ठीक है ना, ब्लीडिंग हो रही है, क्लोट बनाने में प्लेटलेट्स काम आती है, ठीक है। अगर किसी बंदे में प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो रखे, तो इशू क्या होगा? हल्की सी चोट लगेगी, नहीं खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, खून रोकने वाला कोई है ही नहीं वहाँ पे, वूंड बनाने, खुरंड बनाने का काम कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। Platelets can release variety of substances, most of which are involved in the coagulation of or clotting of the blood. A reduction in the number can leads to clotting disorder. अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा भाई। मतलब कि भाई बंदे को मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हल्की सी चोट लगी, ठीक है, हल्का सा कट लग गया, हल्की सी इंजरी, उसका ब्लड निकलता ही रहेगा, बेचारा ब्लड की कमी के कारण मर जाएगा, इतना ब्लड लॉस हो जाएगा उसका, रुक ही नहीं रहा ब्लड उसका, ठीक। उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी, नॉर्मली 5 मिनट में, अगर एक हेल्दी बंदा है 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में ब्लड रुक जाएगा, क्लोट बन जाएगा वहाँ पे, अपने आप ही क्लोट बन जाएगा, ठीक है, हल्के हल्के कट के अंदर। अगर मतलब बड़ा होगा चोट तो फिर थोड़ी देर में क्लोट बन जाएगा, लेकिन ब्लड बहता नहीं रहेगा, बॉडी ब्लड को रोकेगी, ठीक है। लेकिन जिन बंदों के ना क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, क्लोटिंग इसकी कमी हो जाएगी, तो उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, उसका क्लोट नहीं बनेगा, उसका ब्लड निकलता रहेगा। तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विल लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ द, देखो अगर प्लेटलेट्स में अगर कमी होगी तो विच लीड्स टू द एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, अगर एक्सेस में लॉस हो गया तो बंदा वैसी बड़ी कमी कारण मर जाएगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर के करीब ब्लड होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। देख रहे हो जलवा। अब आगे ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ।